हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ओजोन में। इस चैनल पर हम आपकी मदद करेंगे आपकी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने में। और आज जिस वर्ड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का अगर सीधे सीधे हिंदी में मतलब समझे तो वो होता है अनियमित। ये वर्ड वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम किसी ऐसी चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं जो कि केवल और केवल किसी पर्सनल ओपिनियन या रैंडम चॉइस पर आधारित होती है, बजाय कि कोई ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल रीजनिंग के। ये उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ होता है जहाँ पे कोई डिसीजन, एक्शन या फिर रूल बनाया जाता है जो कि केवल और केवल किसी की पर्सनल ओपिनियन या प्रेफरेंस पर बेस्ड होता है, बजाय कि किसी इस्टेब्लिश्ड गाइडलाइन और रूल्स को फॉलो करने के। अब हम इसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी स्पेलिंग है उसमें ए के बाद जो आर है उसको हम साइलेंट रखेंगे, और जो बीच का शब्दांश है बीटरी, इस पर जोर दे के इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो चलिए साथ में प्रोनाउंस करते हैं। आर्बिटरी, एक बार दोबारा, आर्बिटरी, आर्बिटरी। और अब हम इसके 5 एग्जांपल्स को समझेंगे किस तरीके से हम इसको रियल लाइफ सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है, द टीचर्स ग्रेडिंग सिस्टम सीम्ड आर्बिटरी एज स्टूडेंट्स रिसीव्ड वास्टली डिफरेंट ग्रेड्स फॉर सिमिलर वर्क। इसका मतलब है कि जो टीचर ने जो ग्रेडिंग सिस्टम का यूज़ किया, यानी जिस तरीके से बच्चों को मार्क्स दिए गए टीचर के द्वारा, वो आर्बिटरी था। क्यों आर्बिटरी वर्ड का यूज़ किया गया यहाँ पे? क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेम तरीके से पेपर को सॉल्व किया था या किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो उनको भी अलग अलग मार्क्स मिले। यानी कि कोई जो ग्रेडिंग सिस्टम था, मार्क्स देने का सिस्टम था टीचर का, वो एक सेट गाइडलाइन पर बेस्ड नहीं था। ये सेट रूल्स को फॉलो करके टीचर ने सभी बच्चों को मार्क्स नहीं दिए, जो कि अनफेयर था। इसीलिए यहाँ पे आर्बिटरी वर्ड का इस्तेमाल किया गया। सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज़, द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू कट फंडिंग फॉर पब्लिक स्कूल्स वॉज सीन एज आर्बिटरी। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट है किसी देश की जिसने कि ये डिसीजन लिया है कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनकी फंडिंग को कट किया जाएगा, यानी कि कम किया जाएगा। यहाँ पे आर्बिट्ररी वर्ड का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है क्योंकि जो ये डिसीजन था गवर्नमेंट का, वो किसी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव या कोई क्लियर लॉजिकल रीज़न गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया कि क्यों हम पब्लिक स्कूल्स की फंडिंग को कम कर रहे हैं। इसीलिए इसका कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं था। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि द गवर्नमेंट डिसीजन टू कट फंडिंग फॉर पब्लिक स्कूल्स वॉज सीन एज आर्बिटरी। वाई इट वॉज सीन एज आर्बिटरी? बिकॉज देयर वॉज नो क्लियर कट जस्टिफिकेशन प्रोवाइडेड फॉर दैट डिसीजन। अब थर्ड एग्जाम्पल है, द कंपनीज ड्रेस कोड पॉलिसी वॉज क्रिटिसाइज्ड एज आर्बिटरी एज इट रिक्वायर्ड वुमेन टू वेयर हाई हील्स इवन दो देयर वर नो सेफ्टी और प्रोफेशनल रीज़न फॉर इट। यहाँ पे एक कंपनी है जिसने अपना एक नया ड्रेस कोड निकाला है, और इस ड्रेस कोड को जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके द्वारा आर्बिटरी कहा गया। क्यों आर्बिटरी कहा गया? क्योंकि इस ड्रेस कोड में जो महिलाएं हैं उनको कंपलसरी बोला था कि उनको हाई हील्स पहननी होंगी, जबकि इसके लिए कोई सेफ्टी या फिर प्रोफेशनल रीज़न प्रोवाइड नहीं कराया गया कि क्यों उनको हाई हील्स पहनना कंपलसरी किया जा रहा है। इसीलिए जो नई ड्रेस कोड वाली पॉलिसी है कंपनी की, उसको आर्बिट्ररी कह के क्रिटिसाइज़ किया गया। द कंपनीज ड्रेस कोड पॉलिसी वॉज क्रिटिसाइज्ड एज आर्बिट्ररी एज इट रिक्वायर्ड वुमेन टू वेयर हाई हील्स इवन दो देयर वॉज नो सेफ्टी और प्रोफेशनल रीज़न फॉर इट। अब चौथा एग्जाम्पल है, द डिक्टेटर्स रूल वॉज कैरेक्टराइज्ड एज आर्बिट्ररी the dictator's rule was characterized by arbitrary arrest and detentions as he used his power to punish anyone who opposed him। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का अगर हम हिंदी मीनिंग समझें तो इसका मतलब है कि जो डिक्टेटर था किसी कंट्री का या किसी रीजन का, उसके उसके जो रूल है या उसका जो पीरियड है रूल करने का, उसको आर्बिट्ररी कैरेक्टराइज किया गया। क्योंकि वो बिना किसी खास कारण के या फिर किसी प्रॉपर लॉ को फॉलो किए बिना वो लोगों को अरेस्ट कर दिया करता था, उनको बंदी बनाया करता था, और अपनी पावर को गलत तरीके से यूज़ करता था। उनके खिलाफ़ जो भी उसका
विद्रोह करते थे। तो यहाँ पे जो डिक्टेटर्स रूल है उसके दौरान किसी भी तरीके के प्रॉपर लॉ सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है और बिना किसी ठोस कारण के केवल अपने पर्सनल ग्रज, क्योंकि वो जो उसको अपोज कर रहे हैं उनके खिलाफ अपने पर्सनल जो ओपिनियन है या पर्सनल उनके दुश्मनी है, उसके कारण लोगों केवल उसकी वजह से लोगों को अरेस्ट कर दिया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो जो वो अरेस्ट हैं और डिटेंशंस हैं उनके लिए आर्बिट्ररी वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। अगर तो यहाँ पे कोई प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होते, कोई जस्टिस सिस्टम होता जिसको फॉलो करके और तभी किसी को अरेस्ट या फिर बंदी बनाया जा सकता, तो वहाँ पे हम आर्बिट्ररी वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे केवल दैट डिक्टेटर इज़ ओनली यूजिंग हिज पर्सनल ग्रज अगेंस्ट द पीपल हु आर अपोजिंग हिम टू अरेस्ट एंड put them in jail. So that's why we are using the word arbitrary here. पांचवा और आखिरी एग्जाम्पल है, द टीम्स कैप्टन डिसीजन टू बेंच ए प्लेयर फॉर नो क्लियर रीज़न वॉज सीन एज आर्बिट्ररी एंड अनफेयर बाय द रेस्ट ऑफ द टीम। यहाँ पे इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है कि एक टीम का कोई कैप्टन है, कोई स्पोर्ट है जिसमें कि कोई टीम का कैप्टन है जिसने कि अपनी टीम में से एक, टू बेंच का मतलब होता है कि किसी खिलाड़ी को बाहर कर देना टीम से, जिससे कि वो अगले मैच में खेल नहीं पाएगा, उसको बिठा देना एक तरह से। तो जो एक टीम का कैप्टन है उसने एक प्लेयर को टीम से बाहर कर दिया, बाहर बिठा दिया, और इसका उसने कोई ख़ास कारण नहीं दिया। तो इसीलिए इस डिसीजन को जो और प्लेयर्स हैं वो उन्होंने आर्बिट्ररी और अनफेयर करार दिया। क्यों करार दिया? क्योंकि जो एक प्लेयर को बाहर बिठाने का डिसीजन था उसके पीछे कोई ठोस कारण टीम के कैप्टन द्वारा नहीं दिया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो द डिसीजन ऑफ द कैप्टन्स टीम टू बेंच दैट प्लेयर फॉर नो क्लियर रीज़न was seen as arbitrary. Why it was seen as arbitrary? Because there was no clear cut justification or a solid reason provided for that decision. तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आर्बिट्ररी वर्ड की हिंदी मीनिंग, उसको किस तरीके से प्रॉपरली प्रोनाउंस करते हैं और रियल वर्ड में उसको किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है, इसकी आपकी समझ में बढ़ोतरी हुई होगी। और हम आपको मिलेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नए वर्ड के साथ।